फ्रेंड्स, तो आज हम एक नया मानवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मेन लीड्स आर स्टोलन बाय एक्स्ट्रा। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम इयान होता है। वो कहता है मुझे ग्रेस से प्यार हो गया है, सो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं होप करता हूँ कि तुम ये इंगेजमेंट जल्दी से कैंसिल कर दोगे सियोना। तो हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि हमारी स्टोरी की फीमेल लीड है। इसका नाम सियोना बेसियन है और ड्यूक बेसियन की इकलौती डॉटर है ये, और इयान की फियांसे भी है। तो ये सब सुन के उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या कहना चाहता है। वो सोचती है कि अभी तो मैं कोमा से उठी हूँ और ये दूसरी लड़की की शादी की बात कर रहा है जिसका नाम ग्रेस है। आखिर ये ग्रेस है कौन? हाँ, हमारी फीमेल लीड हमें बताती है कि वो किसी और वर्ल्ड से इस नावल की दुनिया में आ गई है। वो यहाँ पे 9 महीने पहले ट्रांसमाइग्रेट हुई थी। इस नावल का नाम है सर्वाइविंग द डीमन किंग। ये एक ऑर्डिनरी रोमांटिक फैंटेसी नावल है। जब फीमेल लीड इस वर्ल्ड में आई तो उसने सियोना बेसाइन की बॉडी को पोजेस कर लिया, जो कि इस नॉवल की फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी। ये नॉवल डीमंस को हराने के बारे में थी, या ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट विलन जो था नॉवल में उसको हराने के लिए थी। जो ओरिजिनल स्टोरी थी इस नॉवल की कुछ इस तरीके की थी। इस नॉवल की हीरोइन सियोना बेसाइन एम्पायर के कुछ हीलर्स में से एक थी और इयान के फियांसे थी। इयान चार्ल्स इस नॉवल का मेल प्रोटैगनिस्ट था। ये लोग की अरेंज मैरिज होने वाली थी, लेकिन ये लोग के रिलेशनशिप में ना कोई प्यार ना कोई अफेक्शन था। भले ही ये लोग कुछ ऑर्डिनरी डेट्स पे जाते थे, लेकिन ये लोग का रिलेशनशिप में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। अचानक से तभी डीमन किंग रिजरेक्ट हो जाता। रिजरेक्ट का मतलब होता है जिंदा हो जाना। डीमन किंग के अपीयर होने की वजह से एम्पायर ने एलीट फोर्स को फॉर्म किया और इसका लीडर इयान चार्ल्स बना। सियोना भी संग जाने के लिए तैयार हो गई एम्पायर के पीस के लिए। इन दोनों के साथ प्लेडियन रेव हेडजल और मेग रायन दोनों ही जाने के लिए तैयार हो गए। मेग रायन ने ड्रैगन ब्लड को इनहेरिट किया था। ये दोनों ही इस नॉवल के सब मेल प्रोटैगनिस्ट थे। ये दोनों रेव हेडजल और मेग रायन दोनों ही हीरोइन सियोना के लिए फीलिंग्स रखते थे, लेकिन इसी बीच सियोना ने अपनी फीलिंग्स इयान के लिए रियलाइज कर ली। सियोना को किसी और के प्यार में गिरते हुए बस ये लोग ऐसे देख ही सकते थे, तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि लोग सियोना की हेल्प करेंगे ताकि वो हमेशा के लिए खुश रहे। तो ये चारों लोग मिलकर डीमन किंग को हरा देते हैं और मेन लीड और फीमेल लीड की शादी हो जाती है और ये नावल ऐसे ही खत्म होनी चाहिए थी। इसको हराने तक के पॉइंट तक तो सब ठीक चल रहा था, और जब हम वापस आ रहे थे तब मैं अचानक से अननोन रीजन की वजह से बीमार पड़ गई और कोमा में चली गई। मैंने 3 महीने तक कोमा में बिताया और जब मैं उठी तो मैंने अपने फियांसे के मुंह से ये बात सुनी कि वो एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता है। तभी इयान कहता है मुझे ग्रेस से शादी करनी है, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया हो तो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। ये सब सुन के सियोना सोचती है भले ही ये मेरा रियल फियांसे नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सब ऐसे जाके खत्म होगा। इयान आगे कहता है तुम इतनी भी मिजरेबल पर्सन नहीं हो, क्या तुम इसे और आगे तक खींचना चाहती हो? ये बोर होने वाले एक्सप्रेशन को देख के वो सोचती है कि मैंने ये ऐसे एक्सप्रेशन 6 महीने में कभी नहीं देखे थे। ऐसा लग रहा है कि एकदम नया पर्सन है। लेकिन छोड़ो, अब मैं भी इस एंगेजमेंट को तोड़ने वाली हूँ, क्योंकि पहले आदमी तुम ही हो जो इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता है अपने फियांसे जो अभी बस कोमा से उठी है। तुमने ये पूछने की भी कोशिश नहीं की वो कैसी है। मैं तुमको ऐसे ही जाने नहीं दूंगी क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर सियोना उसको बोलती है कि एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मुझे एलमनी चाहिए। इसे सुन के वो उसको नीची नज़रों से देखता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एक लालची लड़की हो। जिसके जवाब में सियोना कहती है मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें नहीं पता था। और सोचती है ये कितना रूड बिहेवियर कर रहा है मेरे साथ। इसके पास थोड़ा सा भी इंटेंशन नहीं है कि मुझे ये रिस्पेक्ट शो करे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसे बंदे पे भरोसा किया। शायद ये अच्छा ही था कि मुझे पहले ही पता चल गया, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है। तभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर बन जाता है, जिसे देते हुए इयान कहता है ये लो, अब तुम क्या सेटिस्फाई हो? जिसे सुन के वो सोचती है कि बस ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और उसको रोकते हुए कहती है कि 1 मिनट रुको, तो मुझे कुछ और भी काम है। ये लास्ट टाइम हो रहा है जब हम मिल रहे हैं। और वो अपने हाथ को आगे करती है तो वो सोचता है कि मुझे हैंडशेक करना चाहती है। तो कहता है ठीक है, ये लास्ट बार है कि हम ये हैंडशेक कर रहे हैं। और जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाता है वो उसको खींच के एक पंच देती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम क्या कर रही हो? तो सियोना कहती है मैं क्या कर रही हूँ? तुमने क्या सोचा कि मैं तुम जैसे रूड इंसान से हाथ मिलाऊंगी? ऑफ कोर्स ये नहीं होने वाला। तुमने बहुत कर लिया है और इतना तो मेरा हक बनता है। अब क्या अब तुम अपना गुस्सा इस छोटी सी बात पे निकालने वाले हो? तुम इतने नैरो माइंडेड इंसान हो। ये सुन के वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है ये बहुत हुआ, तुमको मेरी शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुन के सियोना कहती है बाय, मैं तुमको सी ऑफ नहीं करने वाली, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद सियोना काफ़ी सैड हो जाती है और सोचती है कमीना कहीं का, मुझे लगा कि मेरी लाइफ में पहली बार मेरी फैमिली होगी। नॉवल में आने से पहले मैं अकेले जिया करती थी, ना कोई फ्रेंड्स ना कोई फैमिली।
मैं यंग एज में बीमार पड़ गई और जल्द ही मर गई। अब जबकि मेरे पास कोई बॉडी नहीं है वापस जाने के लिए, तो मैंने सियोना की बन के ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने का सोचा। ये जगह मुझे काफ़ी पसंद आई, जहाँ पे मेरा लवर, फ्रेंड्स और फैमिली थी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पर अब मेरे पास लवर नहीं है। फिर भी मैं इस नावल की हीरोइन हूँ। चलो अब ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचते। कोई बात नहीं है, अगर मेरे पास लवर नहीं है तो अभी भी मेरे पास मेरे कीमती दोस्त है जो मेरे लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। वो भले ही इस नावल के सब मेल प्रोटैगनिस्ट हो, लेकिन अब मेरे लिए वो किसी कीमती खजाने से कम नहीं है। ये सब मैंने कुछ दिन पहले ही बस सोचा था। सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेव हेडजर, अब जिसे हम रे कहेंगे, वो वहाँ पे सियोना के पास आया था बातें करने के लिए। तो सियोना को कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी पूरी मुंह की चाय बाहर निकल आती है। तो उसको बोलता है, क्या तुम ठीक हो सियोना? तो बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर अभी तुमने क्या कहा फिर से बताओ। तब वो सियोना को कहता है, मुझे ये कहने के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं एक नाइटली ओथ लेना चाहता हूँ, यानी शपथ लेना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। पर मैं अभी किसी और को फॉलो करना चाहता हूँ। वो ग्रेस बेनेट है, मिस ग्रेस, जो इयान के फियांसे हैं। अब इसको सुन के सियोना सोचती है, यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स भी अपना माइंड चेंज कर चुके हैं। आखिरकार ये ग्रेस है कौन? ये सब सुन के सियोना को विश्वास नहीं हो रहा होता। वो सोचती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? अपने गालों को पिंच करती है, सोचती है ये तो दर्द हो रहा है, लग रहा है ये सब सपना नहीं है। अभी मुझे जाकर रियलाइज हुआ, इयन का ब्रेकअप होना उससे और रे का इटर्नल वाव लेना ग्रेस के लिए, ये सब एक सच है। ऐसा मेरे साथ बार बार होना ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। पर मेरे पास कोई रीज़न नहीं है रे के ऊपर गुस्सा करने का, बल्कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, तो मुझे उसको सच बता देना चाहिए। वो रे से कहती है, रे मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है लेडी ग्रेस जल्द ही इयान की फियांसे बनने वाली हैं। इसके एक्सप्रेशन को देखते हुए सोचती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा कि जिसे ये प्यार करता है उसको दोबारा से इयान ले गया। ये इसके लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगा। लेकिन तभी वो कहता है, मुझे पता है, जिसकी वजह से सियोना के मुंह से पूरा चाय बाहर निकल आता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में पता है? तो बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं सकता। मैं उनके साइड में रह के उनको खुश देखना चाहता हूँ। तब सियोना याद करती है जब उसने कन्फेस किया था उसको। वो बोलता है कि मैं लेडी सियोना को सर्व करना चाहता हूँ, और यही सेम टू सेम लाइन वो बोलता है कि मैं लेडी ग्रेस को सर्व करना चाहता हूँ। सियोना सोचती है, ये तो सेम टू सेम वही बोला जब उसने मुझे कन्फेस किया था। ये सुनकर मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे बिट्रेड फील नहीं हो रहा है। ये इसकी चॉइस है किसे पसंद करता है। ये इयान की तरह तो बिल्कुल नहीं है, ये मुझे हर्ट नहीं करता, लेकिन यही मेरा इकलौता फ्रेंड था, पहला फ्रेंड था इस वर्ल्ड में आने के बाद। इसलिए मैं थोड़ी अपसेट हूँ कि अब हम ऐसे प्राइवेटली नहीं मिल सकते। इसका यही मतलब, इस वजह से मैं थोड़ा अपसेट हूँ। फिर ये कहता है, मुझे माफ़ कर देना लेडी सियोना। तो सियोना सुन के बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स है। तो सोचती है कि लेकिन ये मैं जितना भी सोची सिचुएशन के बारे में, क्या ये दोनों ही एक साथ ही ग्रेस के प्यार में पड़ गए? क्या ये कोइंसिडेंस है? वो खड़े होते हुए सोचती है, क्या मुझे ये रे से पूछना चाहिए? पर मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। फिर वो बोलती है, रे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया, तुमने मेरे लिए फीलिंग्स रखी और मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं इसलिए होप करती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। सुन के वो खड़ा होता है, उसे हैंडशेक करता है और फिर कहता है, लेडी सियोना आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, और गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। उसको जाता देखते हुए सियोना कहती है, लगता है ये हमारे फ्रेंडशिप के कनेक्शन का एंड है। सैड होके बैठ जाती है, सोचती है आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। वो कहती है, मुझे याद है जब मैं इस नावल में पोजेस हुई थी तो मैंने स्टोरी लाइन को ही फॉलो किया, डीमन किंग को डिफीट किया, और मैं श्योर हूँ इसके बारे में कि मैंने कोई भी चेंजेस नहीं की। तो आखिर स्टोरी में अपने आप चेंजेस क्यों हो रहा है? जब ये लोग डीमन किंग को डिफीट करके वापस आए तब मैंने इस बॉडी को पोजेस कर लिया, और मैं 3 महीने ऐसे घूमती रही, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और फिर मेरे लिए इस मेरे प्यार में पड़ गया, और फिर ये अचानक से मैं कोमा में चली गई। जब मैं कोमा में थी आखिर हुआ क्या? आखिर सब मेन लीड्स को हो क्या रहा है? तो सोचती है, बात करें मेन लीड्स को, तो एक मेन लीड अभी नहीं है। तभी वो भी वहाँ पे आ जाता है, कहता है, लेडी सियोना आप यहाँ पे हैं। सियोना कहती है, मैक्लियन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मुझे वो चीज़ वापस चाहिए जो मैंने तुमको दी थी, अब मैं किसी और को देना चाहता हूँ वो। तो वो समझ जाती है, वो सोचती है कि ये ड्रैगन डिसेंडेंट है और इसने मुझे ड्रैगन हार्ट दिया था ताकि ये मुझे लाइफ टाइम तक प्रोटेक्ट कर सके, पर ये मुझसे अब वापस मांग रहा है। कितना क्रीपी है ये। सियोना कहती है, क्या ये सब ग्रेस के लिए है? इसे सुन के वो शॉक हो जाता है, बोलता है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की है? तो इसे सुन के वो हंसती है और फिर सोचती है कि इस नावल के सारे मेन लीड एक ऐसे कैरेक्टर के प्यार में गिर गए जिसका इस नावल में पूरी जगह कहीं रोल ही नहीं है। भी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहां वो एक पहाड़ी से गिर रही होती और रायन ही था जो उसे सेव करने के लिए वहां से कूद जाता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में आके उसको बचा लेता है।
और फिर वो उसको ड्रैगन हार्ट देता है ताकि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट कर सके, और वो लेके वो काफ़ी खुश होती है। फिर हमें स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ वही रायन उसको वापस से ड्रैगन हार्ट मांग रहा होता है। कहता है तुम क्या कर रही हो, मुझे जल्दी से मेरा ड्रैगन हार्ट दे दो। जिसे सुन के वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर वो अपनी मेड एला को बुलाती है जिसको ड्रैगन हार्ट लेने के लिए भेज देती है। फिर रायन कहता है कि क्या तुमने मेरे हार्ट को इस पूरे टाइम सेफ रखा है। तो वो बोलती है हाँ मैंने उसे सेफ रखा है क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस था। तो उसे सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तभी वहाँ मेड आ जाती है तो वो उसे दे देती है ड्रैगन हार्ट, जिसे देखते हुए सोचती है वो जिसके पास भी लेजेंडरी ड्रैगन हार्ट होता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। पर मैं 3 महीने के लिए कोमा में थी, इसका जरूर कोई रीज़न होगा। तभी वो रायन को देते हुए कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, और उसको दे देती है जिसको लेके रायन वहाँ से चला जाता है। तभी सियोना की मेड उसके पास आती है और पूछती है मिस क्या आप अपसेट हैं। जिसपे सियोना कहती है अगर तुम ही सोचो, तुमने बहुत मेहनत से खाना बनाया है और जब उसका क्रेडिट लेने का टाइम आए तो कोई और उसका क्रेडिट लेके चला जाए, तुम्हें कैसा लगेगा। मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। एला इन्फॉर्मेशन गिल्ड को बोलो कि मुझे ग्रेस बेनेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पता करो वो क्या करना चाहती है, उसके बिहेवियर में क्या कोई चेंजेस आए हैं। और फिर सोचती है मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोना बैठ कर तैयार हो रही होती है। वो मेड से पूछती है एला मेरे फादर क्या कर रहे हैं अभी। तो वो बोलती है कि ऑफ कोर्स क्या कर सकते हैं, वो अभी बहुत निराश हैं, आपने डिनर नहीं किया था इसलिए वो काफ़ी गुस्सा हो रहे हैं और काफ़ी परेशान भी हैं, और वो सारे लोगों को ऑर्डर करें कि अच्छा खाना बनाएं ताकि आप खाना मिस ना करें, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे। तो वो बोलती है हाँ मुझे पता है, और मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है, वो ड्यूक ऑफ गैरली हैं। जब से उनकी वाइफ मरी है उन्होंने मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, यानी असली सियोना के ऊपर। अपनी बेटी की हमेशा केयर करते हुए एक लविंग और केयरिंग फादर हैं। मेरे इस वर्ल्ड में आने से पहले ही सियोना ने डिसाइड कर लिया था कि वो डीमन किंग के सब्जुकेशन के लिए जाएगी और अपने फादर से बात करती है, लेकिन उसके फादर नहीं मानते क्योंकि हर डैड अपने बेटी को ऐसा नहीं करने देंगे, वो अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डालने देंगे, इसलिए वो मना कर देते हैं। लेकिन सियोना बहुत ज़्यादा जिद्दी थी इसलिए उसके फादर कुछ नहीं कर पाते, इसलिए मान जाते हैं। लेकिन जब ड्यूक को पता चलता है कि उनकी बेटी इंजर्ड है और कोमा में चली गई है और उठ नहीं पा रही है, तो ये सुन के उनका दिल टूट जाता है और वो दुनिया भर के हॉस्पिटल्स, हीलर्स, डॉक्टर से मिलते हैं, प्रीस्ट से मिलते हैं ताकि उनकी बेटी को हील किया जा सके। लेकिन ये कोई काम में नहीं आता, इस वजह से वो काफ़ी सैड होते हैं अपनी बेटी के लिए और बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। उसके कुछ महीने बाद ही मैं इस बॉडी में उठी और मैं एक नई ही दुनिया में थी। तो मैंने पहली बार एक फादर के लव को महसूस किया, जिससे मुझे महसूस करके बहुत अच्छा लगा। अब मुझे पता चला कि ड्यूक अपने डॉटर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ये देख के थोड़ी सी भी हैरानी नहीं हुई कि मेरे फादर को जब पता चला कि इयान चार्ल्स एंगेजमेंट को तोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मेरे फादर ने तुरंत ही स्वॉर्ड निकाली और ड्यूक चार्ल्स के रेसिडेंस पे हमला करने की कोशिश की। पर पूरी फैमिली को रोकने पर तो वो थोड़ा बहुत मान गए और अपनी तलवार को रख दिया, पर उनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा था। तो हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि सियोना के ग्रैंडफादर ने यानी प्रीवियस ड्यूक ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था ये दोनों के अरेंज मैरिज के लिए, ताकि जो ये बेथिन फैमिली, ये एक गोल्डन फैमिली, इसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, इनॉर्मस वेल्थ है, बहुत ज़्यादा वेल्थी फैमिली है। और जो चार्ल्स की फैमिली है वो एक हिस्टोरिक फैमिली जो पॉलिटिकल पावर में डोमिनेट करता है, और जब ये दोनों शादी से जुड़ जाएंगी एक फैमिली बन जाएगी, एक बहुत बड़ा पावरफुल फैमिली बन जाएगी, और जिससे एम्परर को भी दिक्कत हो सकती है। पर इन द एंड ये काम नहीं करता है। तब मेड बोलती है मिस आप तैयार हो गई, तो उसको थैंक यू बोलती है और अपने आप को मिरर में देखती है, खुश हो जाती है और बोलती है मैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मेरी पूरी जो फीचर्स हैं वो मेरी माँ पे गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ और मैं फीमेल प्रोटैगनिस्ट बनने के लायक हूँ, और अपनी तारीफ़ें करने लगती है। फिर कुछ देर बाद बोलते चलो एला हम लोग चलते हैं, फादर हमारा वेट कर रहे हैं। फिर हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूक और सियोना दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ड्यूक सियोना से पूछते हैं सियोना क्या तुमने उस लड़की का इन्फॉर्मेशन फाइनेंस गिल्ड से मंगाई है। तो बोलती है यस डैड। तो बोलता है क्या तुम्हें अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा है। तो बोलती नहीं डैड आप ऐसा मत सोचिए। और वो सोचती है कि मुझे पता था कि फाइनेंस गिल्ड वाले मेरे फादर को जरूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि फाइनेंस इन्फॉर्मेशन गिल्ड इस पूरे फैंगलंग एम्पायर में सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन गिल्ड है और ये एक तरह का बिजनेस है जो मेरी फैमिली के अंडर आता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को हमारे फर्स्ट फैमिली हेड ने बनाया था, इसलिए ये हमारे फैमिली को सपोर्ट करता है। अभी तक मुझे इस इन्फॉर्मेशन गिल्ड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब है। ऐसा इन्फॉर्मेशन गिल्ड जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ला के दे वो काफ़ी अच्छी बात है। तभी ड्यूक पूछते हैं सैली क्या तुम उस लड़के के लिए फीलिंग्स रखती हो, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम ये फैमिली के रेपुटेशन के लिए कर रही हो। तो बोलती नहीं डैड ऐसा कुछ नहीं, आप फालतू का मत सोचिए, मैं बस कुछ चेक करना चाहती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं क्या क्या चेक करना चाहती हो तुम। तो वो बताती है कि आज रे और मैग रायन दोनों ही उसके पास आए थे। ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर नहीं, लेकिन वो दोनों ही लेडी बेनेट के प्यार में हैं
और ये सही समय है या नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि इसके पीछे की क्या वजह है। और वो सोचती है मेरे फ्रेंड्स का माइंड अचानक से ऐसे चेंज हो जाना जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकती। अगर ग्रेस सस्पिशियस है और उसकी वजह से ये सब हुआ है, और अगर वो नहीं भी है, ये बस अचानक से ऐसे हो गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहती हूँ अपने लिए, क्या ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ है, मेरे आ जाने की वजह से तो नहीं हुआ है। और फिर अपने डैड से बोलती है, डैड आप पे टेंशन मत लीजिए, जल्दी सच सामने आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा। और सोचती है मैं श्योर हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा इसके पीछे ज़रूर। और तभी हमें कहीं और का सीन दिखा जाता है जहाँ पे एक आदमी, वो इयान होता है, वो कहता है कि मैं आज काम जल्दी ख़त्म कर दिया ताकि हम डेट पे आ सके, क्या तुम्हें ये सीनरी पसंद आई ग्रेस? तो हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ग्रेस होता है। हाँ, इयान और ग्रेस दोनों डेट पे आए होते हैं। इयान पूछता है, ग्रेस क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? तो ग्रेस कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, हाँ मुझे पेस्ट्री शॉप पे जाना है जहाँ बहुत लोग मुझे रिकमेंड किए हैं। तो इयान बोलता है, आखिर ये है कहाँ पे? तो ग्रेस बताती है ये रॉबलैंग में है। उनको याद आता है तो वही सियोना की फेवरेट डिजर्ट शॉप है और वहाँ वो नहीं जाना चाहता था, इसलिए ग्रेस को बोलता है, ग्रेस वो काफ़ी रिमोट एरिया में है और काफ़ी दूर भी है, हम यहीं कहीं चलते हैं ना पास में। लेकिन वो नहीं मानती है, वो जिद करने लगती है कि नहीं मुझे वहीं जाना है, और वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलती है, ड्यूक क्या आप बाई एनी चांस सियोना के साथ वहाँ पे गए हैं और आपको ये डर लग रहा है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपकी सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी और आप अभी तक उसके लिए फीलिंग्स रखते हैं? जिसे सुन के इयान कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनती, उसके हाथ को झटक देती है और बोलती है कोई बात नहीं, मैं नहीं सुनना चाहती, और वहाँ से नाराज होकर जाने लगती है। इयान उसको मनाने की कोशिश करता है, उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो जगह काफ़ी दूर है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं इसको बोला, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। तो ये सुन के वो बोलती है, क्या सच में? तो बोलता है, हाँ यही बात है और मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो, तुम ही मेरा इकलौता प्यार हो। तो ये सुन के वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो उसको देखती है और बोलती है, ठीक है तो मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, चलो अब रुबलेन चलते हैं। इयान अपने सर्वेंट को बुलाता है और उसे कैरेज लाने को कहता है। ये सब देख के ग्रेस एक इविल सी स्माइल देती है और इसके स्माइल को देख के एकदम विलन वाली वाइब्स आ रही होती हैं। हमें कहीं और का सीन दिखाता है, एक बंदा न्यूज़पेपर बांट रहा होता है और उस न्यूज़पेपर पे लिखा होता है कि प्रिंसेस सियोना जो कभी प्यार में थी अब ब्रेकअप का पेन से सफ़र कर रही हैं, और उसे देख के और बाकी लोग पढ़ रहे होते हैं और गॉसिप कर रहे होते हैं। सियोना भी वही न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। वो कहती है, कितना रिडिकुलस है, कितना बकवास आर्टिकल लिखा है, मैं जब से इस वर्ल्ड में आई हूँ मैंने बहुत कुछ सहा है, तो अब मुझे जाके प्रिंसेस वाली लाइफ मिल रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यहाँ पे काफ़ी खुश हूँ, मुझे प्रिंसेस की लाइफ जीने को मिल रहा है, मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एडवेंचर जर्नी में ये रियलिटी है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे ठंडे पानी से नहाना, डर्टी फ्लोर पे सोना और बेकार सा खाना खाना, ये सब मैंने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन अब जब मुझे अच्छी लाइफ मिल रही है, अच्छा प्रिंसेस जैसा लाइफ जीने को मिल रहा है, तो मैं इसे क्यों गवाऊँ, मैं इसे अच्छे से इंजॉय करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे उसकी मेड एला आ जाती है और वो बताती है कि मिस, क्या आप जानती हैं कि आपके बारे में क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या आर्टिकल्स चल रहे हैं, बिना फैक्ट जाने ये लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं। और काफ़ी गुस्सा करती है उसके बारे में, काफ़ी कंप्लेन करती है सियोना से, और सियोना उसको क्यूट बताती है क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। सियोना बताती है कि जब मैं रिकवर कर रही थी कोमा से उठने के बाद, तो एला ही थी जो जाके सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और पता की कि हाई सोसाइटी में आखिर बातें क्या चल रही हैं। बातें ये नहीं चल रही हैं कि डीमन किंग को डिफीट कर दिया गया, बल्कि मेरे बारे में बातें चल रही हैं कि मैं और इयन दोनों ही ब्रेकअप कर रहे हैं। लगता है इस दुनिया में भी लोगों को दूसरे के बारे में बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो अपने मेड एला को बोलती है, एला मैंने जो तुम्हें रिक्वेस्ट किया था वो क्या हुआ? तो बोलती है, हाँ आपने जो लेटर कहा था मैंने उसे सेंड कर दिया है। तो कहती है ठीक है। और फिर कहती है, इवान चार्वेल्स जब तुम मेरा लेटर पाओगे और पढ़ोगे उसको तो तुम पागल ही हो जाओगे, क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारा एकदम कीमती चीज़ मांगा है, सबसे स्पेशियस चीज़, और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट एलमनी होगा और तुम उसको देख के पागल हो जाओगे एकदम। तो वहाँ पे एक मेड आती है, बोलती है कि यंग मिस, गिल्ड लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये सुन के कहती है, एक दिन भी नहीं बीता और इतनी जल्दी वो आ गए, लगता है मेरे फादर के इन्फ्लुएंस की वजह से ये सब जल्दी हो रहा है काम। तो फिर कहती चलो ठीक है उनसे मिलते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे वो गिल्ड लीडर से मिलने के लिए गई होती है। तो गिल्ड लीडर कहते हैं, सियोना ये तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन जो तुमने हमसे मंगाई थी और ये उस पर्सन के बारे में है और उसके सारे फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में, जितने भी उसके पर्सनल फ्रेंड्स हैं और बैकग्राउंड है सब के बारे में। सियोना कहती है थैंक यू गिलियन। फिर हमें गिल्ड लीडर का दिखाया था, इसका नाम गिलियन होता है। सियोना बताती है कि ये अपने टैलेंट और मेहनत की वजह से 24 ईयर की एज में ही गिल्ड लीडर बन गया, और जब इसने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है तो ये जरूर ही ट्रस्ट वर्दी है, जो भरोसे के लायक है। और फिर उसको कहती है चलो ठीक है मैं इन्फॉर्मेशन देख लेती हूँ एक बार। वो इन्फॉर्मेशन को देख के शौक हो जाती है, बोलती है क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? तो गिलियन कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है। तो वो सोचती एक सिंगल पेपर पूरे ग्रेस की इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है।
तो कहती है गिलियन, क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है? मैंने बोला था कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ग्रेस की। क्या तुम श्योर हो कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन है? तो गिलियन कहता है हाँ मैं श्योर हूँ कि पूरा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैंने इसे इकट्ठा किया है। तो सियोना रिलैक्स होते हुए सोचती है, लगता है मुझे अपने खुद ही फाइंड करना पड़ेगा, मुझे जो फाइंड करना है जिस लेवल की इन्फॉर्मेशन, लगता है इसे पूरी सच्चाई के बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना लगा था कि मुझे कुछ क्लू मिलेंगे इस इन्फॉर्मेशन को देख के। तभी गिलियन कहता है विक्ट्री सेरेमनी के बाद पिछले 3 महीने से वो सिर्फ 3 आदमियों से मिली है, और तो और वो 3 आदमी जो पहले थे कि जो उससे बात करने की कोशिश किए थे। तो हमें यहाँ सियोना बताती है विक्ट्री सेरेमनी के बारे में। डीमन किंग को डिफीट करने के बाद एम्परर ने ये पार्टी होस्ट की थी उन सेवियर्स के लिए जिन्होंने डीमन किंग को डिफीट किया था। तो इसमें वो सब लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो मैग, रायन, रे और इयन, ये सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कोमा में चली गई थी पानी किसी रीज़न की वजह से। सियोना सोचती है हाँ मैंने देखा कि कैसे वो तीनों उसे अप्रोच किए और फिर धीरे धीरे उसके प्यार में गिर गए। तभी गिलियन उसको एक पेज देते हुए कहता है ये रहा पार्टिसिपेशन लिस्ट जो विक्ट्री सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था। इसे देखते हुए सियोना सोचती है एम्परर, एम्प्रेस, क्राउन प्रिंस, यहाँ तक कि हाई क्लास नोबल्स, यहाँ तक मेरे फादर भी हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। क्या ये सब की वजह ग्रेस नहीं है? कि ये मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर रही थी कि मैं इसके पीछे की रीज़न तो नहीं हूँ। लगता है ये बस उनकी फीलिंग्स ही थी जो मेरे लिए चेंज हो गई ना। ये सब सोच के काफ़ी गुस्सा हो रही थी और फ्रस्ट्रेट हो रही होती कि आखिर अब वो क्या करे, उसे एक भी क्लू नहीं मिला, वो सब बस उसकी ही गलती थी शायद, और वो काफ़ी सोच के सब गुस्सा हो रही होती है। तो ये मेड आती है और बोलती है कि मिस क्या हम बाहर चले कहीं घूमने? मुझे पता है आपको कहीं बाहर चलना चाहिए, आपका काफ़ी मूड ठीक हो जाएगा। चलिए हम रूबलैंड चलते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी पेस्ट्रीज मिलती, कुछ अच्छा खाते हैं। तो सोचती हैं हाँ कुछ अच्छा खाते हैं। कहते चलो ठीक है हम लोग चलते हैं, ये फालतू की बातों से मेरा कुछ नहीं होने वाला, हम कहीं एंजॉय करते हैं। मैंने ये बस यही सोचा कि मैं एंजॉय करूँगी। और फिर वहाँ से वो लोग रूबलैंड के लिए चले जाते हैं। हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाता है कि सियोना शॉप के सामने खड़ी होती है और देखती है कि रे वहाँ पे सामने ही खड़ा है। वो सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन अब मुझे फेस करना पड़ेगा इसको और बोलना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं तो कहती है ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रहा है जैसे इसने ऐसे किसी को देख लिया जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। बोलता है क्या तुम केक खरीदने आई हो सियोना, लेकिन केक ख़त्म हो गया है, सारे केक बिक चुके हैं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए अंदर। तो ये सुन के सियोना बोलती है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जिससे वो काफ़ी नर्वस हो जाता है। और सियोना सोचती है कि लगता है ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये ऐसे बिहेव नहीं करता, इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। तो बोलती है क्या वो अंदर है? ये सुन के वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है नहीं नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो कहती है अच्छा मुझे समझ में आ रहा है। और सोचती है बस ये कुछ ही दिन हुए कि हम लोग अच्छे से बात करते थे, हंस के स्माइल करके बातें करते जब भी मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लगता है मुझे तुम्हें बस इग्नोर करना चाहिए। और कहती है एला चलो हम लोग अंदर। सियोना आगे जाते हुए सोचती है कि मैं क्यों अवॉइड करूँ ग्रेस को, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसने मुझे मेरे फियांसे के साथ चीट किया है। तो मैं नहीं अवॉइड करने वाली, मैं तो जाऊंगी अंदर। और मैं काफ़ी क्यूरियस भी उसे देखने के लिए वो किस टाइप की पर्सन है। दरवाजे के पास पहुंचती है लेकिन तभी ग्रेस अंदर से दरवाज़ा खोल देती है, उसको नीची नज़रों से देखती है और स्माइल करते हुए कहती है मुझे पता नहीं था कि हम ऐसी जगह पे मिल जाएंगे, मुझे तुमसे पहले ही मिलना था सियोना। और ये सब काफ़ी वो एरोगेंटली कह रही होती है, जिसे देख के सियोना सोचती है सेमलेस मैंने सोचा था उससे ज़्यादा सेमलेस है ये, और ये एक नई लड़की है जो सारे मेल प्रोटैगनिस्ट के लिए है, ग्रेस बेनेट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैंने अभी 6 चैप्टर इस मानवा के एक्सप्लेन कर दिए हैं, पर अभी तक डीमन किंग की एंट्री नहीं हुई और वही हमारा मेन लीड होगा। तो तब तक के लिए वेट करिएगा और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।